हम इनफर्टिलिटी में etiology causes ओवेरियन फैक्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आज का सेशन स्टार्ट होता है ट्यूबल फैक्टर से। ट्यूबल फैक्टर्स किस तरीके से क्वेश्चन आता है ट्यूबल फैक्टर्स के अंदर से, लिखिए। पार्शियल एंड कंप्लीट बाइलेटरल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शंस, पार्शियल और कंप्लीट bilateral tubal obstructions resulting from the previous previous salpingitis हो या पीआईडी हो। ओके, या प्रीवियसली क्या हो सकता है, salpingitis, अदर देन salpingitis, पोस्ट एबॉर्टल, पोस्ट एबॉर्टल गोनोकोकल इंफेक्शन हो सकता है, गोनोकोकल इंफेक्शंस, क्लेमाइडियल इंफेक्शन, clamidial infections, and tuberculosis and tuberculosis tuberculosis of the fallopian tube। ठीक है, और यही कॉज मेन कॉज रहता है। तो कुछ याद रहे या न रहे, हमारे को टीबी, और इसका पूरा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, टीबी ऑफ दी सल्फिंजाइटिस। ओके, जिसकी वजह से हमारा क्या बन रहा है, बाइलेटरल पार्शियल या इनकम्प्लीट ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप हो रहा है। ओके, एंड अदर कॉजेस, ट्यूबल फैक्टर्स में अदर कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं, अदर कॉजेस लाइक first is tubal inflammation followed by the endometriosis, tubal inflammation, tubal inflammation followed by endometriosis, endometriosis, tubal tubal inflammation. Second point, tubal inflammation followed by the IBD, inflammatory bowel disease, and third thing is by tubal inflammatory followed by the सर्जिकल ट्रॉमा। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, टीबी ऑफ द सल्फिंजाइटिस, टीबी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स को, क्योंकि इसके अंदर कई सारे साइंस आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ट्यूबल फैक्टर्स में मेनली याद रखिए partial and complete bilateral tubal obstruction resulting from the previous salpingitis or PID। Okay, then ट्यूबल फैक्टर्स के बाद में हम बात करते हैं पेरिटोनियल फैक्टर्स ऑफ द इनफर्टिलिटी। पेरिटोनियल फैक्टर्स, पेरिटोनियल फैक्टर्स लाइक द पेल्विक एडेक्शन हो, एक्चुअल में हमारे को ये सारी चीजें याद इसलिए रखनी है क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है, तो हमारे को सारे के सारे कॉजेस ऑफ द इनफर्टिलिटी पता होने चाहिए। ओके, एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस। और कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, टिक आता है कि एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, बट एंडोमेट्रियोसिस इज द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, पेरिटोनियल फैक्टर बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूटेराइन फैक्टर, यूटेराइन factors। What are the uterine factors? Like congenital anomalies like the uterine absent, uterine
एब्सेंट और एट्रोफी ऑफ द यूट्रस और एट्रोफी ऑफ द यूट्रस कंजेनाइटल की अगर बात करें, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और इसके अंदर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द यूट्राइन फैक्टर इज द सेप्टेट यूट्रस। और इसके अंदर आपको कई सारे आपको ये है ना थोड़ा सा क्वेश्चन वो मिलेगा कंट्रोवर्शियल कि ये सर आपने ये क्यों बताया। ये आंसर एकदम सही है, सेप्टेट यूटेरस इज द मोस्ट कॉमन congenital malformations of the uterine factor। ओके, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इतने सारे फैक्टर्स के अंदर जो चीज स्टार लगा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन एसएमआर सिम्टोम हमने पहले भी बोला है। एसएमआर को हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था, सेकेंडरी एमेनोरिया में कंप्लीट किया था हमने। ओके, एसएमआर सिंड्रोम, देन endometrial polyps, endometrial polyps, then leiomyomas, leiomyomas एंड leiomyomas का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा रहेगा, सब म्यूकस। ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। leiomyomas मोस्ट कॉमन इज द सब म्यूकस, is the submucous. Then chronic endometritis means the TB of the uterus। Okay, chronic endometritis। Okay, these are the factor of the uterine factor। Then next factor is cervical factor। cervical factor and cervical factors में क्या आएगा, फर्स्ट यू नो इन impenetrable cervical mucus, impenetrable cervical mucus, ओके, या impenetrable या poorly penetrable, या poorly penetrable। और ये क्यों होता है कि पेनिट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस के अंदर क्या मिलता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पर्म। तो लोकल जो स्पर्म्स रहेंगे उनके लिए क्या मिलेगी हमारे को, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज रिएक्शंस की वजह से वहां पे वो क्या रहेंगे, इम्परमिएबल हो जाएंगे। ठीक है, या इम्परमिएबल फर्स्ट थिंग। सेकंड कॉज या सेकंड फैक्टर इज लॉस ऑफ द म्यूकस, लॉस ऑफ द, या तो म्यूकस में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो या लॉस ऑफ द म्यूकस। ओके, देन डेवलप हो स्टेनोसिस, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉल्टी डायरेक्शन ऑफ दिस सर्विक्स होगा, जिससे कि रिट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस या सीवियर प्रोलैप्स के केसेस में अपने को देखने को मिलता है। बट हमारे को याद ये रखना है, सर्वाइकल स्टेनोसिस, लॉस ऑफ द म्यूकस, इम्परमिएबल या इनपेनिट्रेबल या पुअरली पेनिट्रेबल सर्वाइकल म्यूकस। एंड लास्ट थिंग जो हमारे इनफर्टिलिटी की कॉजेस में बनती है, और वो है अदर फैक्टर्स। इन फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती है, कि ये सारे कॉजेस एब्सेंट हैं फिर भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है, तो अदर कॉजेस आर दी एंजाइटी। और ऑल एक्सेप्ट करके जो क्वेश्चंस बताया था ना, तो यही चीजें आप पता होनी चाहिए, एंजाइटी, एप्रीहेंशन,
एंजाइटी, एप्रीहेंशन, यूज ऑफ द contraception, यूज ऑफ द contraception एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जहां से क्वेश्चन डेवलप होता है, इसको रेड पेन से लिख लेना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। These three are the other causes of the infertility, anorexia nervosa इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने रेड पेन से लिख के 3 स्टार लगाए हैं। ओके, एक क्वेश्चन बनता है हमारा कार्टिजेनर सिंड्रोम से। क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, पहले देख लेते हैं कार्टिजेनर को। कार्टिजेनर सिंड्रोम, कार्टिजेनर सिंड्रोम का दूसरे नाम से पूछा जाता है, नोन एज ए पीसीडी। पीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेशिया। अदर नेम ऑफ दिस इज immobilization ciliary syndrome, immobilization ciliary syndrome। एक्चुअल में ये क्या रहता है? इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ द, कंजेनाइटली एब्सेंट क्या रहेगा? डायनाम, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी, सॉरी ये आर से निकल गया, डाइन आर्म, ये डाइनिन नाम की वजह से ही सीलिया क्या है, मोशंस में रहते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोटीन रहता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है मोटिलिटी के साथ में। इट इज ए प्रोटीन। ओके, तो अगर डाइन आर्म ही एब्सेंट है कंजेनाइटली, तो जितने भी बॉडी पे सीलियास हैं, तो ऑल बॉडी सीलियास आर नॉन मोटाइल, आर नॉन मोटाइल। So this is a disease where the autosomal recessive disorder in which the congenital absence of the dynein protein, so all body cilia are non-motile. Okay, तो कार्टिजेनर सिंड्रोम में इसी प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन बनता है, जिसको आप स्टार लगा के लिख सकते हो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो। ओके, फिर नेक्स्ट चलता हूं, जो कि मैं अभी बोल रहा था आपको, टीबी ऑफ दी सल्फिंजाइटिस फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैं बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके साइन के ऊपर। लिखिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, एचएसजी, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी फाइंडिंग, क्या क्या मिलेगी हमारे को फाइंडिंग, मींस कि टीबी ऑफ द सल्फिंजाइटिस, सल्फिंजाइटिस, तो हमारे को क्या मिलेगा हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी के अंदर? रिजिड नॉन पेरिस्टाल्टिक पाइप लाइक ट्यूब्स दिखेंगी, जिसको क्या कहते हैं? लेड पाइप, लेड पाइप एपिरियंस, lead pipe appearance seen in the HSG finding case of the TB salpingitis. First thing. Second thing, beading and variation in the filling density. तो वहां पे beaded like appearance देखने को मिलेगी, beading like appearance देखने को मिलेगी। ओके, ट्यूब्स के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा? कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ द ट्यूब्स। वहां पे ब्लॉक देखने को मिलेगा, कॉर्नुअल ब्लॉक। हमारे को देखने को मिलेगा वहां पे टबैको पाउच सीन इन दी नेक। आई एग्जामिनेशंस जब करेंगे
नेकेड आई एग्जामिनेशन में। ओके। इसी तरीके से यूएसजी फाइंडिंग में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, यूएसजी फाइंडिंग, तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलेंगे लाइक कॉगविल साइन, कॉगविल साइन, बिकॉज कॉगविल साइन देखने को मिलता है इनकम्प्लीट सेप्टेट ऑफ द ट्यूब्स की वजह से। ओके। अगर कॉगविल साइंस किस में देखने को मिलेगा, एक्यूट केस में देखने को मिलेगा मेनली, बट अगर केस है हमारा क्रोनिक केस है तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है, और साइन क्या देखने को मिलेगा हमारे को वहां पे, थिन वॉल एंड beaded string appearance। ओके। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम बात करेंगे किसकी, लूटियल फेस डिफेक्ट की, लूटियल फेस, एलपीडी, लूटियल फेस डिफेक्ट। एक्चुअल में इट इज ए कंडीशन when there is delay in development of the endometrium, delay in development of the endometrium of more than 2 days beyond the actual cycle delay, actual cycle day, एक्चुअल साइकिल डेज से लूटियल फेज अगर डिले होती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लूटियल फेज डिफेक्ट, because it affects the endometrial capacity and, और इसका मेन इटियोलॉजी क्या रहता है, मेन इटियोलॉजी इज द inadequate or decreased progesterone, decreased progesterone, and decreased progesterone is due to the inadequate follicular development. So FSH and LS secretions decrease the progesterone due to the inadequate follicular development। ओके। तो किस तरीके से डायग्नोस्ट करेंगे लूटियल फेस डिफेक्ट को, वही डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है सिंपल, के बेसल बॉडी टेम्परेचर बीपीटी चार्ट चेक कर लीजिए, जिससे कि हमारे को प्रोजेस्टेरोन लेवल का पता रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है मैंने बाइफेजिक चार्ट जो बताया था, जिसके अंदर हमने बाइफेजिक वेरिएशंस देख, जहाँ पे हम कह रहे थे प्रोजेस्टेरोन की वजह से यहाँ पे बाइफेजिक चार्ट देखने को मिलता है। ओके। तो हम बीपीटी चार्ट देख लेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम क्या करा सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा के देख सकते हैं। और ये बायोप्सी कौन से डे पे करानी चाहिए,
done in post ovulatory, means the 25th day of the cycle. 25th day of the cycle. And last test is serum progesterone level. देख लीजिए सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल कब चेक करना चाहिए? 5th day on 5th day after the ovulation, 5th day following ovulation. ओके, और ये वैल्यू कितने से कम आएगी? लेस देन 10 नैनोग्राम पर डीएल. ओके, अब मेल फैक्टर की बात करते हैं. तो मेल फैक्टर्स के अंदर क्या रहेगा? हमारे को सबसे पहली जो चीज रहती है वो हमारे को पता होनी चाहिए नॉर्मल थिंग्स. नॉर्मल लाइक नॉर्मल सेमाइनल फ्लूइड एनालिसिस. नॉर्मल सेमाइनल फ्लूइड एनालिसिस. सेमाइनल फ्लूइड एनालिसिस में बेसिक जो टेस्ट रहता है उसकी बेसिक में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दी वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2 ml. एवरेज रहता है 1.5 ml. सेकंड पॉइंट इज दी स्पर्म काउंट. स्पर्म काउंट कितने से ज्यादा होनी चाहिए? ग्रेटर देन 20 मिलियन पर ml. अगर ओलिगो की बात करें, ओलिगोस्पर्मिया जो बात करते हैं, तो उसकी ग्रेडिंग होती है. 3 ग्रेड होते हैं कि अपने को पता होना चाहिए. क्लिनिकल टिप है 10 to 15, 5 to 10 and less than 5. ओके, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस. ओके, तो ये रेंज पता होनी चाहिए. देन थर्ड थिंग इज द स्पर्म मोटिलिटी. sperm motility, and sperm motility is progressive and rapidly progressive. दोनों की अलग अलग रेंज रहेगी. तो ग्रेटर देन 50% इज प्रोग्रेसिव एंड ग्रेटर देन 25% इज रैपिडली प्रोग्रेसिव. रैपिडली प्रोग्रेसिव. देन फोर्थ पॉइंट हमारे को पता होनी चाहिए इनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी. कितने परसेंट से ज्यादा नॉर्मल होने चाहिए? एटलीस्ट ग्रेटर देन 50% हैव नॉर्मल फॉर्म. ओके, fifth point is the WBC, and WBC is less than 1 million per ml. 1 million per ml. अगर pH की बात करें तो pH is greater than 7.2. greater than 7.2. ओके, एक क्वेश्चन आया था मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड. मैं बताता हूँ. मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड एम्स का क्वेश्चन था कि मॉर्फोलॉजी किससे डिटेक्ट करते हैं. तो इसका एक क्राइटेरिया है और उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. STRICT, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. और दूसरा नाम क्या है इसका? स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो वो बोलते हैं कि ग्रेटर देन, जैसे मैंने अभी बोला, 50% होना चाहिए. दूसरा एक और क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं क्रूगर एंड टाइजबर्ग क्राइटेरिया. प्लीज, अगर हमारा सेशन 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगा तो प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली. ओके, तो यहाँ पे कितने से ज्यादा होना चाहिए? ग्रेटर देन 14% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के साथ में होना चाहिए. तो किसके अकॉर्डिंग पूछा है वो भी एक बार क्वेश्चंस में ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये हाई लेवल का क्वेश्चन आया था, एम्स का क्वेश्चन था. तो अपने में इतना क्वेश्चन हाई लेवल का तो नहीं आएगा, बट
हमारे को पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एंड क्रूगर टाइगर में 14% का। ओके, इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता ही है कि किसको नॉर्मोस्पर्मिया, नॉर्मोस्पर्मिया। सेकंड टर्मिनोलॉजी इज दी ओलिगो ओलिगो एंजियोस्पर्मिया या एलिगो स्पर्मिया, दोनों ही सेम चीज है। तो ओलिगो का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, कि डिक्रीज द स्पर्म काउंट, ठीक है। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है एस्थेनो एस्थेनो स्पर्मिया। एस्थेनो स्पर्मिया मीन्स द डिक्रीज द मोटिलिटी, डिक्रीज द मोटिलिटी एस्थेनो स्पर्मिया या एस्थेनो जो स्पर्मिया किसी भी तरीके से आए। फिर आता है टेरेटो टेरे, टेरेटो एंजियोस्पर्मिया। टेरेटो एंजियोस्पर्मिया मींस द इंक्रीज द एब्नॉर्मल फॉर्म, इंक्रीज द एब्नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्पर्म। फिर कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ये अगर टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है तो अच्छा। नो स्पर्म के लिए एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, नो स्पर्म मींस द एजो स्पर्मिया, मींस द नो स्पर्म। एक टर्मिनोलॉजी मैं लिख रहा हूं, प्लीज चैट बॉक्स में आपका आंसर डालें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए स्पर्मिया? चैट बॉक्स में आंसर डालें। ए स्पर्मिया मीन इस तरीके से कई सारी चीजें आ सकती हैं। मैक्रोस्पर्मिया मींस दी नॉन वायबल स्पर्म, मैक्रोस्पर्मिया। वेरी गुड, नो इजैकुलेशंस। ओके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारे को पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं, जिसका हम क्या कहते हैं, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराएं? टेस्ट फॉर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, फर्स्ट टेस्ट इज द पोस्ट। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी से ये टेस्ट के नाम ही पूछे जाते हैं, तो वो कब कैसे करते हैं इतना नहीं पता हो तो अभी चलेगा, बाय नेम पूछे जाते हैं कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज के लिए विच इज द बेस्ट टेस्ट। ओके, पोस्ट कॉइटल, पोस्ट कॉइटल टेस्ट। ओके, सेकंड टेस्ट इज द मीलर मीलर कुजरॉक टेस्ट, मीलर कुजरॉक टेस्ट। Third is the immunobead test. Immunobead test. Fourth test is the sperm agglutination test. Sperm agglutination test. Fifth is the immunoglobulin assay. Immunoglobulin test assay. Okay. ओके, इसके अलावा हमारे पास में बना क्वेश्चन बनता है मुलेरियन एनोमलीज से।
मुलेरियन एनोमलीज, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बाय नेम पूछा जाता है कि ये क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज किया जाता है, तो बाय नेम हमारे को पता होना चाहिए, ASRM क्लासिफिकेशन यूज फॉर द मुलेरियन एनोमलीज। तो पहला क्वेश्चन जहां से बनेगा वो मैं जरूर बताऊंगा। ASRM, ओके। तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट रहेगा हमारा सेगमेंटल एजेनेसिस, second is the unicornuate, okay. Third is the uterine didelphus, uterine didelphus. Fourth is the bicornuate, fourth is the bicornuate. Fifth is the septate, fifth is the septate. Sixth is the arcuate, sixth is the arcuate, एंड सेवंथ इज दी डैश जो बताया था मैंने, डाइथाइल एस्टर ट्रायोल, डैश वॉश रहती है जो, ठीक है, ये ट्रीटमेंट पार्ट रहता है, ओके। तो क्वेश्चन इनमें से कैसे बनते हैं, रेड पेन से प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्लाइड है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्वेश्चन कैसा आता है, बेस्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम, नो सिजेरियन सेक्शन या सर्जरी इज रिक्वायर्ड, कौन सा एनोमली है, तो यही सारे ऑप्शंस देंगे, बट हमारे को पता होना चाहिए बेस्ट आउटकम किसके साथ में है, आर्कुएट यूट्रस के साथ में है, ओके। क्वेश्चन आता है सॉरी, मोस्ट कॉमन maternal anomalies associated with the abortion, most common, सॉरी 2 सेकंड होल्ड कीजिए। सेप्टेट से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, लिखिए, मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज एसोसिएटेड विद द एबॉर्शन, तो एबॉर्शन के साथ में कौन सा है, सेप्टेट है। इसी तरीके से अगर ऑल ओवर पूछा जाए, ऑल ओवर मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज, तो आंसर क्या जाएगा, बाइकॉन्वेट यूट्रस। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ओके। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज एसोसिएटेड विद द इनफर्टिलिटी, ओके, तो आंसर क्या जाएगा, यूनिकॉर्नुएट, मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज एसोसिएटेड विद द इनफर्टिलिटी। इसी सेगमेंट से रेड पेन इस तरीके से यूज करके आप नोट्स बनाइए, आपको हमेशा याद रहेगा, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। एंड यूनिकॉर्नुएट का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट OBS कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस भी सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस। एंड एक क्वेश्चन एम्स का था, मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमलीज एसोसिएटेड विद द इक्टोपिक ओवरी, इक्टोपिक ओवरी,